गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके अंदर हैं और काफ़ी हेल्पफुल ये आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मेरे चैनल पे आपकी तैयारी से जुड़ी हुई। ठीक है, और गाइज़ अगर लाइक आप कर देंगे तो ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके, अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, और कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। द मेन मोटिव ऑफ पियर्स द प्लॉमैन इज, जो विलियम लैंगलैंड का वर्क है पियर्स द प्लॉमैन, तो इसका जो मेन मोटिव है तो वो क्या है फ्रेंड्स? टू एक्सपोज द करप्शन एंड इविल्स ऑफ चर्च, चर्च की जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं और करप्शन है उसको एक्सपोज करना। टू क्रिएट सोशल हार्मनी क्रिएट करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चर्च, चर्च के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। टू इनिशिएट रिफॉर्म इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म का आना। तो ये इनमें से कौन सा आपका आंसर है? तो इनमें से गाइस ए आपका आंसर होगा, यानी कि टू एक्सपोज द करप्शन एंड इविल्स ऑफ द चर्च, यही पियर्स द प्लॉमैन का मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग कैन प्लीज मैनी and please long but just representation of general nature, the quotation is from। तो ये कोटेशन कहाँ से है, किसकी ये कोटेशन है? नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर, द कोटेशन इज फ्रॉम ड्राइडन, जॉनसन, एडिशन या फिर फील्डिंग। तो इनमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक सेकेंड गाइज, समथिंग इज 1 मिनट। हाँ, ओके, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गाइज। द कोटेशन नथिंग कैन प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर ऑकर्स इन जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर। जॉनसन का जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसी में ये मिलती है हमें ये कोटेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्टेव इज अ स्टेंजा ऑफ, ऑक्टेव एक कैसा स्टेंजा होता है? 4 लाइन्स होती हैं इसमें, 5 होती हैं, 8 होती हैं या फिर 6 होती हैं। तो 8 लाइन्स का हमारा ऑक्टेव होता है। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज रिटन बाय, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल किसके द्वारा इसको लिखा गया था? तो इसमें आपका आंसर होता है विलियम ब्लेक होता है, एंड्रयू मार्वेल, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर ड्राइडन। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाता है विलियम ब्लेक। ओके, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही बेहतरीन वर्क है गाइज, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है डिटेल में, तो इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है ये एक पैरेबल है, एन एपिस्टोलरी है, एन एलिगरी है या फिर एक पॉलिटिकल फेबल है। तो इसमें आपका आंसर डी होगा, ये एक पॉलिटिकल फेबल है। नेक्स्ट, एंड फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। तो ये शेक्सपियर के कौन से प्ले की लाइन्स हैं? एज फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू द गॉड्स किल अस फॉर देयर स्पॉट। किंग लियर, कॉर्डेलिया, एडगर या फिर ग्लाउसेस्टर। तो किसका ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा? शायद ये जो लास्ट के जो 3 हैं गाइज, किंग लियर तो ठीक है, लेकिन जो BCD ये आपके जो ऑप्शन है ये शायद गलत हैं, क्योंकि इनमें हमने यहाँ पर नेम लिख दिया है कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर जो है किंग लियर के हैं, तो इनमें से किंग लियर ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेकन डिड नॉट राइट, बेकन ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? कन्फेसियो एमेंटिस, न्यू अटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम या फिर एडवांस ऑफ लर्निंग। कौन सा वर्क इसमें बेकन ने नहीं लिखा है? तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा कन्फेसियो अमेंटिस। ठीक है, कन्फेसियो अमेंटिस इनका वर्क नहीं है, न्यू अटलांटिक भी इनका वर्क है, नोवम ऑर्गेनिक भी, एडवांस ऑफ लर्निंग भी इनका ही वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Mephistopheles is one of the most interesting character in a play by, किसका प्ले है? इनमें से किसके प्ले का ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है? कौन? मेफिस्टोफेलिस। थॉमस किड के, बेन जॉनसन के या फिर क्रिस्टोफर मार्लो के या फिर वेबस्टर के।
तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो के जो इम्पोर्टेंट वर्क है गाइज, उसी का हमें यहाँ पर मिलता है ये कैरेक्टर मेफिस्टोफिलिस। गाइज मेफिस्टोफिलिस इज अ डेमन फीचर्ड है ये जर्मन फॉलोक। ही ओरिजिनली अपीयर्ड इन लिटरेचर एज द डेमन इन द फर्स्ट एजेंट। ठीक है, तो मेफिस्टोफिलिस अपीयर इन द प्ले एज द सर्वेंट, ये एक सर्वेंट के रूप में प्ले के अंदर होता है। मेडियोकर एंड अटेंडेंट ऑफ फोस्टस इन मार्लोज प्ले डॉक्टर। और किसका कैरेक्टर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये डॉक्टर फोस्टस का कैरेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एपोलॉजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन बाय। एपोलॉजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा इसको रिटन किया गया है? तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री को रिटन किया गया है 49 में आपका आंसर हो जाएगा फिलिप सिडनी। ठीक है, ऑप्शन ए फिलिप सिडनी। तो गाइज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है ये 1579 में आपका ये वर्क लिखा गया था, है ना, और इसको पब्लिश कराया गया था 1595 में। ठीक है, तो 1579 में इसको राइट किया गया था और 1595 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, द लाइन फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर इज़ फ्रॉम शेक्सपियर्स के कौन से प्ले की ये लाइन है? द लाइन फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो 50 में आपका हो जाएगा मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। मैकबेथ यहाँ पे आंसर होगा, ये विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। और जो प्ले है वो कहाँ पर ओपन होता है? टॉकिंग बिटवीन विचेज, यहाँ पर कुछ जो चुड़ैलें हैं वो आपस में बात कर रही हैं। और लास्ट लाइन जो है सीन आई रीड्स, तो इस जो सीन की लास्ट लाइन है जहाँ पर ये बातें कर रही हैं, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। नेक्स्ट, थिएटर वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड इन। थिएटर में जो थिएटर थे इंग्लैंड में चल रहे थे वो कब क्लोज हो गए थे? 1642 में, 1678 में, 1605 में और 1587 में। तो कौन सी ईयर में ये क्लोज हो गए थे? तो जो थिएटर थे गाइज वो 1642 में क्लोज। चलिए नेक्स्ट, जॉन ग्रोवर रोट हिज फर्स्ट पोएम स्पेक्युलम मेडिटेंटिस। स्पेक्युलम मेडिटेंटिस जो है वो जॉन गोवर की फर्स्ट पोएम है। तो ये एक ओल्ड इंग्लिश में लिखी है, ये फ्रेंच में लिखी है, लैटिन में या फिर ग्रीक में? तो 52 में आपका आंसर होगा बी, ये फ्रेंच में लिखी है। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इन विच जॉन गोवर रोट हिज सेकेंड पोएम वोक्स क्लेमेंटिस। तो इनकी जो सेकेंड पोएम है वोक्स क्लेमेंटिस वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? जो अभी आपने देखी है ये तो स्पेक्युलम मेडिटेंटिस है, तो ये तो फ्रेंच में है। और नेक्स्ट जो पोएम है इनकी जॉन गोवर की जो एक मिनट, हाँ, सेकेंड पोएम है वोक्स क्लेमेंटिस, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इंग्लिश में, फ्रेंच में, लैटिन में या फिर ग्रीक में? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गोवर की जो थर्ड पोएम है कन्फेसियो एमेंटिस। देखिए मैंने आपको 3 यहाँ पर पोएम बता दी हैं गाइज। थर्ड है कन्फेसियो एमेंटिस, ये किस में लिखी गई है? ग्रीक में, लैटिन में, इंग्लिश में या फिर मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट? तो 54 में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये इंग्लिश में है। पहली किस में है? अभी आपने देखा यहाँ पर स्पेक्युलम मेडिटेंटिस इनकी फर्स्ट पोएम है जो कि फ्रेंच में है। सेकंड पोएम है इनकी वोक्स क्लेमेंटिस जो कि ग्रीक में है। और थर्ड पोएम है इनकी कन्फेसियो एमेंटिस जो कि किस में है? इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर हैज़ बीन हेल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। का क्या कहा गया है चौसर को? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ मेडिवलिज्म। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा? तो 55 में आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। इनको कहा गया है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। विक्लिप्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन। विक्लिप की जो बाइबल की जो ट्रांसलेशन है वो कब अपीयर हुई, कब आई? 1379 में, 380 में, 382 में और 1300 गाइज, ओके, 1380, 1382 और 1385। तो कौन सा इसमें आपका आंसर है? 56, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा 1380। नेक्स्ट, विक्लिप्स इंग्लिश इज़। विक्लिप की जो इंग्लिश थी वो कैसी थी? ड्राई, टफ एंड फिलोसफिकल थी, सिंपल, विगोरस एंड पॉइंटेड थी,
एपिग्रामेटिक, टेंस एंड ऑब्स्कर थी या फिर ऑर्नामेंटल एंड वर्बस थी। तो 57 में बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सिंपल, विगोरस एंड पॉइंटेड थी। आइडेंटिफाई द बुक विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विक्लिप्स बाइबल। वो कौन सी बुक है जो विक्लिप की बाइबल से काफ़ी ज़्यादा क्या है गाइज, इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है, द हाउस ऑफ फ्रेम है, डिवाइन कॉमेडी है या फिर कन्फेसियो एमेंटिस है जॉन गोवर की। बताइए। तो 58 में आपका आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ जो बाइबल है वो विक्लिफ की बाइबल से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन विक्लिफ को क्या कहा जाता है? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ये तो चौसर को कहा जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमेंटिसिज्म। किसे क्या कहा जाता है यहाँ पर? जॉन विक्लिफ को। तो 59 में आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रेच्ड फ्रॉम, जो बैरन पीरियड है जिसमें बहुत ही कम वर्क्स आए हैं, ना के बराबर अच्छा उसको नहीं माना गया है राइटिंग के हक में, तो वो कौन सा पीरियड यहाँ पर होगा? 1401 टू 1515 तक, 1320 टू 1330 तक, 1366 टू 1401 तक या फिर 1400 टू 1450 तक। तो कौन सा इसमें होगा गाइज? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1401 टू 1515। इसको बैरन पीरियड कहा जाता है लिटरेचर के लिए। तो गाइज यहाँ तक के हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइज, और एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए। ओके, पढ़ते रहिए गाइज, तैयारी करते रहिए। बाय बाय।